हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स का सामान्य ज्ञान और इस बुक में टोटल 3100 एमसीक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत हमने मध्यकालीन इतिहास का पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास का पार्ट सेकंड। देखिए दोस्तों, इससे पहले हमने प्राचीन इतिहास को भी कंप्लीट किया है। आप अब तक तीनों पार्ट कंप्लीट हम कर चुके हैं, ये चौथा पार्ट है इतिहास का। दोस्तों, इस बुक में सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और रेलवे, ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई, एएलपी, स्टेज 1, स्टेज 2 के लिए सारे ही क्वेश्चन जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं वो इसमें दिए हैं। ये बुक आपके लेटेस्ट है, यानी कि जो 2019-20 तक परीक्षाएं हुई हैं उनके भी क्वेश्चन यहाँ हैं और ये आने वाले समय में आपके लिए बुक इंपॉर्टेंट रहेगी। 2021 या 22 या 23 में जो भी एग्जाम आपके होंगे, जैसे कि ग्रुप डी का रेलवे का एग्जाम होना है और आरआरबी एनटीपीसी के मेंस के एग्जाम के लिए किताब इंपॉर्टेंट रहेगी। और आज हम दोस्तों इस बुक से पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास का पार्ट सेकंड, जिसमें हमने अभी तक बहमनी साम्राज्य तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखेंगे भक्ति, सूफी आंदोलन, मुगल काल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुगल कालीन साहित्य और मुगल कालीन चित्रकलाएं और साथ ही साथ सिख धर्म। और जैसे ही दोस्तों ये पार्ट कंप्लीट होता है, इसके बाद हम बढ़ेंगे आधुनिक इतिहास की ओर। ठीक है दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। सारे देखते हैं हम। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका अकबर। याद रखिएगा, दीन ए इलाही धर्म को अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। और यहां से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं उन्हें हम देखते हैं। देखिए, 1582 में आरंभ दीन ए इलाही अकबर द्वारा प्रचलित किया गया एक नया धर्म था, जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों को समावेश किया गया था। इसमें हिंदू एवं इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को अपनाया गया था। दीन ए इलाही सही मायनों में धर्म न होकर सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित विचार पद्धति थी। मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है इसका अकबर। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। देखिए, मुगल सम्राट अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। भारत के महानतम मुगल बादशाहों में अकबर ने 1556 से 1605 तक शासन किया। अकबर ने अपने शासनकाल को संपूर्ण भारत को एक साम्राज्य के अंतर्गत लाने का प्रयास किया। सभी धर्मों का सम्मान किया, सभी जाति वर्गों के लोगों को समान माना और उनसे मित्रता के संबंध स्थापित किए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य थे? राइट आंसर है इसका अकबर। याद रखिएगा, बीरबल ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे। देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ लिखे हुए हैं। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से एक प्रमुख थे। यह मुगल दरबार का प्रमुख वजीर यानी कि वजीर ए आजम था। इसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। याद रखिएगा, बीरबल का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनका बचपन का नाम था महेशदास। एग्जाम में कह देता है कि महेशदास का नाम क्या है, यानी कि बीरबल किसका नाम है, या इस प्रकार से पूछ लेता है, उपनाम बता देता है, तो याद रखिएगा बीरबल को ही महेशदास हैं ये। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा शुरू की? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मनसबदारी प्रथा से। तो ये शुरू की थी अकबर ने। याद रखिएगा, सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी प्रथा अकबर ने शुरू की थी। चलिए जान लेते हैं मनसबदारी प्रथा के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने अपने शासनकाल के 18वें वर्ष यानी कि 1537 से 1574 ईस्वी के समय किया था। मनसब का अर्थ पद है श्रेणी। ठीक है ना, पद का मतलब पद कह लीजिए या श्रेणी कह लीजिए। मनसब का मतलब क्या है? पद अथवा श्रेणी। सम्राट अकबर सेना के महत्व को भली भांति जानता था। उसे पता था कि शक्तिशाली और स्थायी सेना के अभाव में ना तो शांति स्थापित की जा सकती है और ना ही साम्राज्य की रक्षा और विस्तार किया जा सकता है। इसलिए अकबर ने पूर्व प्रचलित जहांगीरदार प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा को अपनाया। इस व्यवस्था की उत्पत्ति मंगोल विजेता और आक्रमणकारी चंगेज खां के काल में हुई थी। अकबर किस वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अकबर
किस उम्र में पंजाब का शासक बना था? आंसर है सी, यानी कि 13 वर्ष की उम्र में। अकबर 13 वर्ष की उम्र में पंजाब का शासक बना था। देखिए कैसे बना, तो हम जरा देखते हैं। देखिए पूरा नाम इनका जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ठीक है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल वंश के तीसरे शासक थे। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में हुआ था। याद रखिएगा, अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में जन्म हुआ इनका। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को गुरदासपुर के काला नूर नामक स्थान पर बैरम खान ने अकबर को राजाभिषेक किया था। किसने किया इनका अभिषेक? राजाभिषेक बैरम खान ने। उस समय इसकी उम्र थी 13 वर्ष 4 माह। मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है अमरकोट में। अभी हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा भी है इसे कि मुगल शासक अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट में। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? तो देखिए हम पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, आप आसानी से लगा सकते हैं इसका आंसर। राइट आंसर है अकबर। क्वेश्चन नंबर 73 हम पढ़ रहे हैं। किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी? अकबर ने। देखिए क्या था ये, 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की। इसे तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में कह देगा तौहीद ए इलाही किसने शुरू किया, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा दीन ए इलाही कहे या तौहीद ए इलाही कहे, बात एक ही है। दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित अव्वल फजल था। हिंदू राजाओं में इसे बीरबल ने स्वीकार किया। यह शांति और सहिष्णुता की नीति का समर्थन करता था। इसकी विशेषता क्या है? देखिए, गाय के मांस पर प्रतिबंध। दूसरा है निर्माता के रूप में सूर्य की पूजा की शुरुआत। तीसरा है पारसियों के पवित्र देवता अग्नि की पूजा को शामिल किया गया तथा हिंदुओं द्वारा किए जाने वाले हवन कार्य को प्रोत्साहित किया गया। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किसने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अकबर, यानी कि ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, अकबर के शासनकाल में कौन मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री थे? देखिए मुगल साम्राज्य में वित्त मंत्री, और वो भी अकबर के शासनकाल में, ये थे ऑप्शन ए में है राजा टोडरमल। अकबर के शासनकाल में राजा टोडरमल मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालते थे। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई थी, जिन्हें आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, आंसर है सम्राट अकबर। 17 अक्टूबर 1605 में फतेहपुर सीकरी में सम्राट अकबर की मृत्यु हुई, जिन्हें आगरा की सिकंदरा में दफनाया गया। देखिए दोस्तों, अकबर का मूल नाम अब्दुल फतेह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को अमरकोट में राणा बीरसाल के महल में हुआ। भारत में उसका शासनकाल 1556 से 1605 तक रहा। वह एक महान मुगल शासक था जिन्हें उसने अपने शासनकाल में सभी धर्मों का सम्मान किया। देखिए इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। 1575 में अकबर ने मनसबदारी व्यवस्था के आधार पर सैनिक संगठित किए। मनसबदारी सब व्यवस्था दशमलव प्रणाली पर आधारित थी। 1582 में अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की। अकबर के दरबार में 9 रत्न सुशोभित थे। इंपॉर्टेंट लाइन है, अकबर के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर की मृत्यु 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में हुई और इसे आगरा के समीप सिकंदरा में दफनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किन राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त यहाँ की गई थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि अवध, बंगाल, हैदराबाद। अवध, बंगाल, हैदराबाद राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। देखिए अवध, बंगाल तथा हैदराबाद राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता है क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट में किसकी पत्नी थी? सही आंसर है हुमायूं, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, रानी हमीदा बानो बेगम ये मुगल सम्राट हुमायूं की पत्नी थी। जरा देख लेते हैं दोस्तों इसके बारे में, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए हमीदा बानो बेगम भारतीय इतिहास के प्रसिद्ध मुगल बादशाह हुमायूं की पत्नी थी। वह तीसरे मुगल बादशाह की अकबर की मां थी, ठीक है ना। हमीदा बानो ने नई दिल्ली के दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट हुमायूं के मकबरे का निर्माण भी करवाया, ठीक है। तो अकबर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? हमीदा बानो बेगम ने। हमीदा बानो बेगम किसकी मां थी? देखिए अभी हम पढ़ चुके हैं, आप आराम से लगा सकते हैं, इसका आंसर लगाइए। तो दोस्तों हमीदा बानो बेगम ये सम्राट अकबर की मां थी।
देखिए हमीदा बानो बेगम प्रसिद्ध मुगल सम्राट हुमायूं की बेगम और तीसरे मुगल सम्राट अकबर की माँ थी। ठीक है, वह हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की बेटी थी। किसकी बेटी थी ये? हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की बेटी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने दीन ए इलाही की स्थापना की? देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ALP टेक्नीशियन, RRB, NTPC, ठीक है ना, ग्रुप डी में कई बार पूछा गया। तो इसका आंसर आप लगाएंगे अकबर। अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न में से नहीं थे? राइट आंसर इसका ऑप्शन ए यानी कि उस्मान अली खान। दोस्तों उस्मान अली खान अकबर के नवरत्न यानी कि 9 रत्नों में से नहीं थे। देखिए कौन कौन थे तो उनको भी हम जरा देख लेते हैं। अकबर के दरबार में रहने वाले 9 गुणवान दरबारियों में 9 रत्न या नवरत्न के नाम से जाना जाता था। ये दरबारी कौन थे तो देखिए इनके नाम, अब्बुल फजल, फैजी, तानसेन, राजा बीरबल, राजा टोडरमल, राजा मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फकीर अयूयुद्दीन एवं मुल्ला दो प्याजा। ये 9 रत्न थे जो अकबर के दरबार में थे। अगला क्वेश्चन है, कौन भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे? राइट आंसर है दोस्तों इसका अकबर। ठीक है ना, अकबर भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे। मुगल वंश की नींव बाबर ने रखी थी। मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर मुगल वंश का तीसरा शासक था। अकबर ने हिंदू मुस्लिम संप्रदायों के बीच दूरी को कम करने के लिए दीन ए इलाही नामक धर्म की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, अकबर की प्रशासनिक सीट थी? तो सही आंसर है दोस्तों इसका दिल्ली। अकबर की प्रशासनिक सीट थी कौन? दिल्ली। देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन दिल्ली से होता था। 1560 में अकबर ने स्वयं सत्ता संभाली और अपने शासनकाल में तांबे, चांदी और सोने की मुद्रा चलवाई। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं जहांगीर की। तो देखिए जहांगीर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ बनेंगे। अब मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था? राइट आंसर है इसका अकबर। याद रखिएगा मुगल सम्राट जहांगीर अकबर का पुत्र था। दोस्तों याद रखिएगा मुगल सम्राट जहांगीर अकबर का पुत्र था। मुगल साम्राज्य तुर्कों की चगताई नामक शाखा से जुड़ी है, जिसकी स्थापना 1526 में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की थी। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर भारत का कौन से नंबर का मुगल बादशाह था? सही आंसर है चौथा यानी कि 4th। जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं यहाँ से। देखिए जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था। इसका बचपन का नाम सलीम था। ठीक है, जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो अक्टूबर 1605 में नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है ऑप्शन ए यानी कि शाहजहां। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। देखिए दोस्तों ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1627 से 1658 यानी कि 1658 में अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला सत्यापित कलाकार कौन थे? ये थे उस्ताद अहमद लाहौरी। और शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद का निर्माण कला अपने शिखर पर थी। भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका औरंगजेब। याद रखिएगा औरंगजेब को भारतीय इतिहास में आलमगीर के नाम से जाना जाता है। औरंगजेब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं, जिससे कि हमें एग्जाम में आगे सुविधा हो, आसानी हो पढ़ने में। इंपॉर्टेंट फैक्ट आप जरूर देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे आपके लिए 100%। देखिए भारतीय इतिहास में औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता है। इसका जन्म 1618 में दोहद उज्जैन में हुआ था। इसके पिता शाहजहां तथा माता का नाम मुमताज महल था। ठीक है, औरंगजेब के पिता का नाम शाहजहां, माता का नाम मुमताज महल था। मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का ही था। इसे आलमगीर या फिर जिंदा पीर आदि उपाधियां दी गई। ध्यान रखिएगा जिंदा पीर किसे कहते हैं? औरंगजेब को। किस मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? सही आंसर है ऑप्शन ए। अभी हमने पढ़ा था दोस्तों इसको। ठीक है, तो मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक को अपनाया था। क्या है ये, जरा देखते हैं हम।
एक तरह की उपाधि है दोस्तों। देखिए, मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपनाया था। यह मुगल वंश का छठा शासक था। इसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। औरंगजेब ने शरीयत के नियमों का सख्ती से पालन किया, जिसके कारण उसे जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। किस सन में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए? सही आंसर है 1707, यानी कि ऑप्शन डी। यानी कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई, उसके बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्र साम्राज्य बने, उत्पन्न हुए, उभरे। ठीक है ना। देखिए, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्र साम्राज्य सत्ता में आए, जिसके कारण 18वीं शताब्दी में इस साम्राज्य ने पर्सिया के नादिर शाह और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली जैसे हमलावरों का आक्रमण देखा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी अयोग्य और निर्बल साबित हुए। इस समय बंगाल में मुर्शीद कुली खां, अवध में सआदत खां तथा हैदराबाद में निजाम उल मुल्क ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, बहादुर शाह। ठीक है दोस्तों, बहादुर शाह अंतिम मुगल सम्राट था। देखिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं बहादुर शाह से, इन्हें देख लेते हैं हम एक बार। देखिए, बहादुर शाह जफर, इनका जन्म बहादुर शाह जफर का 1775 से 1862 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के आखिरी बादशाह थे। ये उर्दू के प्रसिद्ध शायर, संगीतकार और कवि भी थे। उन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय सिपाहियों का नेतृत्व किया। युद्ध में हार के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, जिसे अब हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, वहां भेज दिया और उनकी वहां मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? कहाँ भेजा? देखिए, इससे पहले बर्मा भेजा गया बहादुर शाह जफर को। अब बात कर रहा है किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया। तो राइट आंसर है दोस्तों बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था। देखिए, अंग्रेजों ने बहादुर शाह सेकंड, ठीक है ना, बहादुर शाह सेकंड भी कहते हैं इन्हें, या बहादुर शाह जफर भी कह सकते हैं, जो जफर के नाम से शायरी लिखता था, उसको रंगून भेज दिया। 7 नवंबर 1862 को उसकी मृत्यु रंगून में हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे दोस्तों आपके लिए। देखिए, अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? राइट आंसर है शाहजहां, यानी कि ऑप्शन सी, शाहजहां के कवि थे ये, अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम। देखिए, इनका हम डिस्क्रिप्शन भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, मुगल काल में फारसी साहित्य के साथ हिंदी, संस्कृत, उर्दू का भी विकास हुआ। मुगल शासक शाहजहां के शासन काल को दौरान कवि अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम थे। सम्राट अकबर के समय कवि फैजी थे। ठीक है, अकबर के कवि कौन थे? फैजी, अब्बुल फजल, तुलसीदास तथा रस खान थे। जहांगीर के समय कवि कौन थे? सूरदास, बिहारी, केशवदास, नकीब खां, मुतविद खां, नियामतुल्ला। जबकि औरंगजेब ने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया था। याद रखिएगा, औरंगजेब ने इतिहास लेखन पर प्रतिबंध लगा दिया, फिर भी उसके समय में कवि मिर्जा मोहम्मद हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर इसका तुर्की। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। देखिए, मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की। इसमें बाबर ने अपने जीवन की अनेक घटनाओं का विस्तार लिखा है, जिसके माध्यम से बाबर द्वारा भारत में किए गए युद्धों की जानकारी मिलती है और आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का विवरण भी होता है। यह आत्मकथा बाबर द्वारा पानीपत और खानवा के युद्ध में अपनाई गई तुगलकनामा युद्ध प्रणाली की जानकारी भी देती है। बाबरनामा नाम से जानी जाने वाली पुस्तक का मूल शीर्षक क्या है? इसका शीर्षक तुजुक-ए-बाबरी। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन हैं? दोस्तों, गीत गोविंदम के लेखक इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि जयदेव। याद रखिएगा, मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक हैं जयदेव। चलिए अन्य रचनाएं भी देख लेते हैं। जयदेव की रचनाएं कौन कौन सी हैं? गीत गोविंदम, रति मंजरी,
तुलसीदास की देख लेते हैं रचनाएं, इंपॉर्टेंट हैं। रामचरितमानस, दुहावली, गीतावली, विनय पत्रिका। कबीरदास की रचना है बीजक, साखी, सबत, रमेनी। मीराबाई की है गीत गोविंद, टीका और राग गोविंदा। मध्य भारत में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता था? तो दोस्तों इन्हें कहा जाता था इतिवृत्त, ठीक है ना। अभिलेख, धर्मसार, कालचक्र ये नहीं कह सकते हम, ठीक है ना। मुगल काल में इन्हें कहा जाता था इतिवृत्त। याद रखिएगा, मध्यकाल में यात्रियों द्वारा लिखी गई जीवनी कविताओं को इतिवृत्त की श्रेणी में रखा जाता है। बाबरनामा, जो बाबर की आत्मकथा है, किस भाषा में लिखी गई है? सही आंसर है दोस्तों तुर्की, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन डी। बाबरनामा मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा है, ये तुर्की भाषा में लिखी गई। इस आत्मकथा से बाबर द्वारा भारत में लड़े गए युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन एक जरूर पूछ लिया जाता है, क्योंकि मुगलों ने बहुत सी चीजें यानी कि बहुत सी इमारतें बनवाई हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखिए, मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है? तो राइट आंसर है आगरा का किला, ठीक है ना। मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है। मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरा के किले में करवाया था। ध्यान रखिएगा, मोती मस्जिद आगरा के किले वाली है ये, ठीक है। आगरा के किले वाली किसने करवाई? इसका निर्माण शाहजहां ने। लाहौर के किले में भी शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। इन मस्जिदों का निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया था। कब का निर्माण ईस्वी 1632 में शुरू हुआ था और ईस्वी 1648 के अंत में खत्म हुआ? यानी कि पूछ रहा है किसका निर्माण 1632 में शुरू हुआ और 1648 के अंत में खत्म हुआ। राइट आंसर है इसका ताजमहल। दोस्तों ताजमहल बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से बनते हैं, देखते हैं हम। देखिए, ताजमहल का निर्माण 1632 में शुरू हुआ और पूर्ण रूप से 1653 में अंत हुआ इसका, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में 48 कहा गया, कोई दिक्कत नहीं है। पूर्ण रूप से ये 1653 में अंत हुआ। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के अनुसार ताजमहल 1631 से 1648 के मध्य बना। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित विश्व धरोहर का मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया। ताजमहल मुगल वास्तुकला का नमूना, एक उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तु शैली ईरानी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला घटकों का एक अनोखा मिश्रण है। सन 1983 में ताजमहल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हुआ। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा कब बनवाई गई थी? राइट आंसर है 1699 ईस्वी में, ठीक है ना। 1799 ईस्वी में हवा महल को बनवाया गया था सवाई प्रताप सिंह द्वारा। देखिए, हवा महल एक प्रसिद्ध राजसी महल है जिसका निर्माण जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में करवाया था। यह 5 मंजिला इमारत है जो जयपुर राजस्थान के प्रसिद्ध जौहरी बाजार के पास स्थित है। यह पूर्ण रूप से लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बनी है। हवा महल का डिजाइन, देखिए नाम आ गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में और बच्चे छोड़ेंगे भी इसे, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। हवा महल का डिजाइन लाल चंद उस्ताद ने बनाया था, जिसमें 950 से भी ज्यादा झरोखे हैं। इस महल का निर्माण विशेष रूप से महिलाओं के लिए किया गया था ताकि वह जाली के माध्यम से शाही जुलूस के दृश्यों का आनंद उठा सकें। फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर, देखिए फतेहपुर सीकरी तो आप जानते हैं, लेकिन विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी थी? राइट आंसर है अकबर, ठीक है दोस्तों। फतेहपुर सीकरी या आप इसे विजय का शहर भी कहेंगे, ये 12 साल तक अकबर की राजधानी थी। कब कैसे बनवाई गई, क्या हुआ, इसके बारे में देखते हैं राम। दोस्तों, अकबर ने गुजरात विजय प्राप्त करने के बाद अपनी दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की। फतेहपुर सीकरी का अर्थ है विजय का शहर या जीता हुआ शहर। 1571 से 1585 तक यह मुगल साम्राज्य की राजधानी भी रहा, परंतु पानी की कमी के कारण पुनः राजधानी को आगरा स्थानांतरित करना पड़ा। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अकबर। याद रखिएगा, अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया गया। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद, देखिए अब ये नाम याद रखिएगा, मोती मस्जिद भी कह रहा है और पर्ल मस्जिद भी कह रहा है, एक ही बात है। किस किले की सबसे सुंदर संरचना है? सही आंसर है
इसका दोस्तों लाल किले की ये एक सुंदर संरचना है। ध्यान से देखिएगा, लाल किला आगरा का कहेंगे ये या फिर दिल्ली का। तो अभी हम ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा बनवाई गई। यह दिल्ली के लाल किले में स्थित है। इसे रेड फोर्ट भी कहते हैं, ठीक है ना। मोती मस्जिद लाल किले की सबसे सुंदर रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें शामिल हैं। तो राइट आंसर इसका आगरा फोर्ट। ठीक है दोस्तों, आगरा फोर्ट इसका राइट आंसर है। देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। लाल बलुआ पत्थर से बना प्रसिद्ध आगरा फोर्ट मुगल शासकों का शाही शहर को घेरता था, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिद शामिल हैं। आगरा फोर्ट को अकबर ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? देखिए, मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो देखिए राइट आंसर इसका चार मीनार। ये जो चार मीनार है दोस्तों, ये किसी व्यक्ति का यानी कि मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया एग्जामिनर ने। अब देखिए देख लेते हैं बाकी के किस किस के स्मारक हैं। देखिए, चार मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्मारक है। चार मीनार को हैदराबाद के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने, याद रखिएगा, मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। बाकी के ऑप्शन में थे दोस्तों बीबी का मकबरा, ये दिलरास बानो बेगम का मकबरा है, यानी कि मृत व्यक्ति का। ताजमहल में मुमताज महल है। इत्मादुद्दौला ये मिर्जा ग्यास बेग का मकबरा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन में किया गया था? तो राइट आंसर है प्लेग। याद रखिएगा, चार मीनार का निर्माण प्लेग फैली हुई बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था। देखिए, चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया। इसके निर्माण के बारे में यह मानता है कि प्लेग उन्मूलन की याद में इसे शहर के मध्य में बनवाया गया। इसका निर्माण 1551 में तेलंगाना के हैदराबाद शहर में किया गया था। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो इसका सही आंसर है कुतुब शाही मकबरे। दोस्तों, कुतुब शाही मकबरे ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में नहीं है। देखते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन। कुतुबुद्दीन शाही मकबरा हैदराबाद के इब्राहिम बाग में स्थित है। बुलंद दरवाजा एवं सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है, जिसका निर्माण मुगल शासक अकबर ने करवाया था। दीवाने खास को मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा आगरा के किले में बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सीकरी का में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? तो राइट आंसर है दोस्तों गोल गुंबज। गोल गुंबज जो है वो फतेहपुर सीकरी की एक ऐतिहासिक इमारत में नहीं है। बुलंद दरवाजा है, पंचमहल है, इबादत खाना है। देखिए, गोल गुंबज के बारे में देख लेते हैं। गोल गुंबज फतेहपुर सीकरी आगरा में स्थित नहीं है। गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित है। फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने, नाम देखिए इसका, फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने 1626 से 1656 में इसका डिजाइन निर्मित किया। यह दक्षिण वास्तुकला का विजय स्तंभ माना जाता है। किसे? गोल गुंबद को। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरूद जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जल। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरूद जंजीरा किला चारों ओर से जल से घिरा हुआ है। दोस्तों देखते हैं ये है क्या और कितने इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में, यानी कि किस पानी के पास है, किस नदी के पास है, इसकी जानकारी जरा देखते हैं। देखिए, मुरूद जंजीरा किला महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के मुरूड तटीय गांव में स्थित है। यह भारत के पश्चिम तट पर एक मात्र किला है जो कभी भी जीता नहीं गया। ध्यान रखिएगा, कभी भी जीता नहीं गया। इसका निर्माण अहमदनगर सल्तनत के मलिक अंबर की देखरेख में 15वीं सदी में हुआ था। यह किला 22 एकड़ क्षेत्र में फैला है, जो कि चारों ओर समुद्र जल से घिरा हुआ है।
40 फीट ऊंची दीवारों से घिरा यह किला अरब सागर में एक द्वीप पर स्थित है। इसकी नींव 20 फीट गहरी है। इस किले में एक मीठे पानी की झील भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो सही आंसर है दिल्ली में। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। देखिए दोस्तों, हुमायूं का मकबरा मुगल वास्तुकला से प्रेरित मकबरा है। यह नई दिल्ली के दीने पन्हा अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है। वर्ष 1570 में इस मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हवा महल का निर्माण किसने किया था? हवा महल का निर्माण दोस्तों महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, ठीक है ना, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। देखिए, हवा महल राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक राजसी महल है। सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। यह वास्तुकला लाल चंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। हवा महल 5 मंजिला इमारत है जिसकी ऊंचाई अपने मुख्य आधार से 50 फीट या फिर आप 15 मीटर भी कह सकते हैं इसे। जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? तो सही आंसर है लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से, ठीक है ना। लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से जयपुर में हवा महल का निर्माण हुआ है। देखिए, जयपुर के हवा महल का निर्माण लाल एवं गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ। इसके वास्तुकार श्री लालचंद उस्ताद थे। यह सांस्कृतिक और शिल्प संबंधी विरासत, हिंदू राजपूत शिल्प कला और मुगल शैली का एक अनूठा मिश्रण है। इसे 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? सही आंसर है जामा मस्जिद दिल्ली। दिल्ली की जामा मस्जिद जो है इसका निर्माण शाहजहां द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए और भी मस्जिद हैं, इनकी भी हम बात कर लेते हैं। देखिए, जामा मस्जिद दिल्ली का निर्माण 1656 में सम्राट शाहजहां ने करवाया था। यह मस्जिद लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना हुआ है जो किले से 500 मीटर दूरी पर स्थित है। जबकि बादशाही मस्जिद लाहौर में है, इसको औरंगजेब ने बनवाया था। काबुली बाग मस्जिद पानीपत हरियाणा में है जो कि बाबर द्वारा बनवाई गई। और किला ए कुहान मस्जिद दिल्ली में है जिसे शेरशाह सूरी पुराने किले का मस्जिद कहते हैं, इसने बनवाया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 113 है ये, मक्का मस्जिद हैदराबाद किसके द्वारा संपूर्ण किया गया? कह रहा है किसके द्वारा संपूर्ण किया गया? राइट आंसर है औरंगजेब। देखिए दोस्तों, मक्का मस्जिद हैदराबाद ये औरंगजेब के द्वारा संपूर्ण किया गया। तो इसके बारे में और भी डिटेल हम जान लेते हैं। देखिए मक्का मस्जिद हैदराबाद में स्थित एक ऐतिहासिक मस्जिद है। यह भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा मस्जिद है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैदराबाद के छठे सुल्तान थे। इन्होंने 1617 में मीर फैजुल्ला बेग और रंगी चौधरी की निगरानी में इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण औरंगजेब के शासनकाल में यानी कि 1684 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। इसे बनाने में लगभग 8000 राजगीर और 77 वर्ष लगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित स्मारकों या स्थानों को उनका सही स्थान से मिलाना है। तो दोस्तों देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या है? ऑप्शन ए। तो देखिए पी पर आपका लिखा है गोलकुंडा, इसे हम मिलाएंगे ए से, यानी कि ये हैदराबाद में है, ठीक है ना। गोलकुंडा हैदराबाद में। फिर है क्यू यानी कि बुलंद दरवाजा, ये आपका फतेहपुर सीकरी में है। फिर है आपका आर, इसे हम मिलाएंगे सी से, यानी कि नई दिल्ली में है। फिर है एस यानी कि रानी की बाग जो कि पाटन गुजरात में है। यानी कि ऑप्शन ए ये पहले से ही मिला हुआ रखा था एग्जामिनर ने, सिर्फ आपको यहाँ कंफ्यूज किया है, मतलब आपको यहाँ घुमाया है केवल एग्जाम में। सब कुछ सब जगह अपनी अपनी जगह सेट था, केवल आपको आंसर लगाना था। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाई गई थी? राइट आंसर है शाहजहां। ठीक है दोस्तों, दिल्ली में जामा मस्जिद भारतीय बादशाह शाहजहां के शासन काल में बनवाई गई थी। ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन में कहता है किसके द्वारा बनवाई गई, किसके समय में बनवाई गई, किसके शासन काल में बनवाई गई, इनका ध्यान दीजिएगा। तो ये शाहजहां के शासन काल में बनवाई गई थी। देखिए, मुगल शासक शाहजहां के शासनकाल में निर्मित इमारतें कौन सी हैं? जामा मस्जिद दिल्ली, ताजमहल आगरा, लाल किला दिल्ली का, मोती मस्जिद आगरा की, और तख्त ए ताउस या मयूर सिंहासन शाहजहां द्वारा बनवाया गया राज सिंहासन था।
टेवनियर के अनुसार शाहजहां ने इसमें कोहिनूर हीरा जड़वाया था। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? देखिए अब साफ साफ क्वेश्चन पूछ रहा है। पहले कह रहा था किसके शासनकाल में, अब कह रहा है दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया? तो राइट आंसर है शाहजहां। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। देखिए जामा मस्जिद पुरानी दिल्ली में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिद। इस मस्जिद का निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू किया। इसे बनने में 6 वर्ष का समय और 10 लाख रुपए लगे थे। बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से निर्मित है। मस्जिद में उत्तर और दक्षिण द्वारों से प्रवेश किया जा सकता है। यह द्वार सामान्यतः जनता के लिए थे। पूर्वी द्वार केवल शुक्रवार को ही खुलता है, जिसका प्रयोग सुल्तान करते थे। इसका प्रार्थना गृह बहुत ही सुंदर है। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना किस ईस्वी शताब्दी में की थी? राइट आंसर है 15वीं। याद रखिएगा, गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना 15वीं ईस्वी शताब्दी में की थी। यहाँ से देखिए अब गुरु नानक का नाम आया है तो यहाँ से बहुत ही अच्छे फैक्ट आपको याद करने को मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। देखिए सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे, ठीक है। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना पंजाब प्रांत में 15वीं शताब्दी में की। गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय स्थापित किया, जिसे गुरु अंगद ने स्थायी बना दिया। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया। सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर हुए, जिन्हें औरंगजेब ने इस्लाम स्वीकार न करने के कारण मरवा दिया। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। देखिए दोस्तों जितना भी फैक्ट था यहाँ पर, ये सारे ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं यहाँ से, इसलिए डिस्क्रिप्शन में वही डिस्क्रिप्शन डाली जाती है, वही फैक्ट डाले जाते हैं जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, यानी कि अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर कह लीजिए, हरमिंदर साहिब कह लीजिए या दरबार साहिब कह लीजिए, ये अमृतसर में है। किसने बनवाया, कैसे बनवाया, जरा देखते हैं हम। देखिए श्री हरमंदिर साहिब, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है, सिख धर्मावलंबियों का पवित्र धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है। यह पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। इसका निर्माण सिख के 5वें गुरु, देखिए आगे नाम, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिलैयावाला युद्ध कब लड़ा गया? तो राइट आंसर है दोस्तों 1849, यानी कि ऑप्शन सी। तो दोस्तों चिलैयावाला युद्ध 1849 में लड़ा गया था। देखते हैं युद्ध किसके बीच में रहा, क्या हुआ इसमें। देखिए द्वितीय आंग्ला सिख युद्ध के दौरान जनवरी 1849 में ब्रिटिश सेना नायक लॉर्ड गॉफ तथा सरदार शेर सिंह के मध्य चिलैयावाला युद्ध हुआ, जो अनिर्णायक रहा। फलस्वरूप लॉर्ड डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर को प्रधान सेनापति नियुक्त किया। फिर फरवरी 1849 में गुजरात युद्ध, इसे तोपों का युद्ध भी कहते हैं, में सिखों को पराजित करने के बाद डलहौजी ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में पंजाब को अंग्रेजी राज में मिला लिया। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर है अमृत सरोवर झील। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे अवस्थित है। देखिए स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। स्वर्ण मंदिर को हरमिंदर साहिब या दरबार साहिब भी कहा जाता है। इसके आसपास के सुंदर परिवेश और स्वर्ण की परत के कारण ही इसे स्वर्ण मंदिर का नाम दिया गया। इसका निर्माण अर्जुन देव ने करवाया था। जैसलमेर का किला कहाँ स्थित है? राइट आंसर है राजस्थान में। याद रखिएगा जैसलमेर का किला राजस्थान में स्थित है। देखते हैं दोस्तों इस किले के बारे में, किसने बनवाया, कब बनवाया। देखिए राजस्थान भव्य किलों, महलों और सुंदर झीलों के लिए प्रसिद्ध है, जो विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है। जैसलमेर किले को गोल्डन किला भी कहते हैं। देखिए जैसलमेर किले को गोल्डन किला भी कहते हैं, जिसका निर्माण राजपूत योद्धा रावल जैसल द्वारा 1156 में करवाया गया था। यह राजस्थान के पहाड़ी किलों में से एक है, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडे किले का निर्माण किस शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया था? सही आंसर है 13वीं। याद रखिएगा गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया। देखिए गोलकुंडा किले का निर्माण 13वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा किया गया। गोलकुंडा दक्षिण भारत में हैदराबाद नगर से 5 मील पश्चिम स्थित एक दुर्ग है।
पूर्व काल में यह कुतुब शाही राज में मिलने वाले हीरे जवाहरात के लिए प्रसिद्ध था। गोलकुंडे किले को 17वीं शताब्दी तक हीरे का एक प्रसिद्ध बाजार माना जाता था। इससे दुनिया को कुछ सर्वोत्तम हीरे मिले हैं, जैसे कोहिनूर हीरा, होप डायमंड, नसाक डायमंड और नूर उल एन। मध्ययुगीन काल में सरकी राजाओं ने एटाला मस्जिद को कहाँ बनवाया था? सही आंसर है जौनपुर। याद रखिएगा, मध्यकाल में सरकी राजाओं ने एटाला मस्जिद को जौनपुर में बनवाया था। देखिए, जौनपुर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का एक प्रमुख ऐतिहासिक शहर है। यह सरकी शासकों की राजधानी रहा। अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित एक प्रसिद्ध मस्जिद है। इस मस्जिद को सरकी राजवंश के इब्राहिम शाह ने 1408 में बनवाया, जिसमें मीनारें नहीं हैं। पहले ये मस्जिद जौनपुर का अटाला देवी का मंदिर था। निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 तक जीवित थे, जिन्हें पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों एग्जाम में। यहाँ लिखा नहीं है, यहाँ केवल लिख दिया इन्होंने RRD NTPC, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तबला और सितार के आविष्कारक माने जाते हैं अमीर खुसरो, यानी कि ऑप्शन बी में जो आपको नाम नजर आ रहा है। चलिए, अमीर खुसरो से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, इसे देख लेते हैं एक बार हम। देखिए, अमीर खुसरो का पूरा नाम था अब्दुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था इनका पूरा? अब्दुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो। इन्होंने 7 सुल्तानों का शासन देखा। क्वेश्चन पूछता है किसने 7 सुल्तानों का शासन देखा है, तो ये है अमीर खुसरो। ये प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया और इन्हें खड़ी बोली का जनक कहा जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक कहते हैं। इन्हें पारंपरिक तबला व सितार के आविष्कारक के रूप में माना जाता है। तानसेन या रामतनु पांडे, ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान ज्ञाता थे। इन्हें सम्राट अकबर के नवरत्नों में भी गिना जाता है। मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यक प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है? सही आंसर है दोस्तों इसका कन्नड़। याद रखिएगा, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यक प्रतिभा गुरु बसव ने कन्नड़ भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्यकारों को संकलित किया है। दोस्तों, मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्यक प्रतिभा गुरु बसव ने कन्नड़ भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्यकारों को संकलित किया। गुरु बसव 12वीं शताब्दी के धार्मिक सुधारक, उपदेशक, धर्म मीमांसक और राजा बिज्जला प्रथम, जो कि चालुक्य शासक थे, के कोषागार के प्रबंधक थे। गुरु बसव बसव पुराण के रचयिता हैं। ध्यान रखिएगा, बसव पुराण किसने लिखा है? गुरु बसव ने। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने कहाँ का राज्य स्थापित किया था? सही आंसर इसका दिल्ली। याद रखिएगा, राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने दिल्ली का राज्य स्थापित किया था। भारत में देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन और देख लेते हैं अनंगपाल का। अनंगपाल तोमर ने 736 ईस्वी में तोमर वंश की स्थापना की। अनंगपाल राजपूत वंश का था। इन्होंने वर्तमान दिल्ली की स्थापना दिल्ली का नाम से की थी। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। वर्तमान दिल्ली की स्थापना दिल्ली का नाम से की थी किसने? अनंगपाल तोमर ने। भारत में मध्यकाल किस शताब्दी से शुरू हुआ और किस शताब्दी में समाप्त होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 8वीं शताब्दी से शुरू होता है और 18वीं शताब्दी में समाप्त होता है। देखिए, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत के मध्यकालीन इतिहास का दौर 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। इसके 2 भाग हैं। प्रारंभिक मध्यकालीन युग, जो कि 8 से 11 शताब्दी तक रहा। इसके बाद गत मध्यकालीन युग, जो कि 12वीं से 18वीं शताब्दी में विभाजित है। अगला क्वेश्चन है पिंजौर गार्डन, जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, किस से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? सही आंसर है चंडीगढ़। दोस्तों, पिंजौर गार्डन, जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहा जाता है, ये चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। देखिए, चंडीगढ़ का यादवेंद्र गार्डन, जिसे पिंजौर गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, इस गार्डन का निर्माण औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान करवाया था। ठीक है, तो शासक आपको पता पड़ गया किसने बनवाया? औरंगजेब ने। पिंजौर गार्डन को पहले मुगल गार्डन भी कहा जाता था। वास्तव में यह गार्डन वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। अगला क्वेश्चन है चश्मे शाही कहाँ भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है?
सही आंसर है इसका कश्मीर। याद रखिएगा, चश्मे शाही कश्मीर भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। देखिए, चश्मे शाही उद्यान कश्मीर के श्रीनगर में स्थित एक प्राचीन उद्यान है जिसे सन 1632 में अली मर्दान खान ने बनवाया था, जो मुगल सम्राट शाहजहां का गवर्नर था। यह श्रीनगर का सबसे छोटा मुगल उद्यान है जिसकी लंबाई 108 मीटर, चौड़ाई 38 मीटर है। इस उद्यान को रॉयल स्प्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका मतलब दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चश्मे शाही कहाँ है? कश्मीर में। किस नाम से जाना जाता है इसे? रॉयल स्प्रिंग। ठीक है, किसने बनवाया इसे? मुगल सम्राट का शाहजहां का गवर्नर था ये। और इसका नाम क्या था दोस्तों? तो इसका नाम था अली मर्दान खान। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको मध्यकालीन इतिहास के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जल्द मिलते हैं दोस्तों हम आधुनिक इतिहास के वीडियो के साथ।